आज के लेक्चर में पहला तो जो हमारा फोकस होगा एमसीक्यूज के ऊपर, कि जी एमसीक्यूज किस तरह से यहाँ से बनते हैं। जरूरी है क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यूज टाइप होता है। और दूसरी चीज वो है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इक्वेशन इक्वेशन के फिजिकल मीनिंग कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी है तो उसके फिजिकल मीनिंग को किस तरह से समझा जाता है, इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं जी, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक हो गया। मैं इसकी जो थ्योरी है उसकी तरफ जाने से पहले एक एक छोटी सी यहाँ से कोशिश से स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ये पढ़ते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, या आप पढ़ते हैं डी वी अपॉन डी टी। इससे आप क्या मुराद लेते हैं? आप कहते हैं कि जी एक्स में चेंज आ रहा है, और चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो एक्स में चेंज आ रहा है, डी एक्स से मुराद है कि आपका जो एक्स है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। लेकिन उस चेंज को मापने का, उस चेंज को मेजर करने का जो टूल है आपके पास वो टाइम है। ठीक है। अब ये इक्वेशन बता रही है कि डी वी वेलोसिटी में चेंज है, और उस चेंज को मापने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज। इसे हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज। और जारी बात है कि इसके कुछ फिजिकल मीनिंग भी होते हैं। ठीक है। जैसे वेलोसिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और डिस्टेंस का जो रेट और टाइम रेट ऑफ चेंज है वो स्पीड के बराबर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर एक चीज अगर मैं कर दूं, कि मैं कर दूं डी, कर दें डी वी कर दें। ठीक है जी। वी से मुराद, कैपिटल वी डाला है मैंने, तो इससे मुराद है पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे मैं कर दूं डी आर। अब क्या है? पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज अब अलोंग टाइम नहीं है, बल्कि ये चेंज अलोंग डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि इस चेंज को अब आप मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो? इस चेंज को मेजर करने के लिए अब आप टाइम की बजाय किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो? आप डिस्टेंस को या किसी दूसरे फैक्टर को इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस के साथ आप चेंज को मापते हैं, ठीक है, इससे हम कहते हैं ग्रेडियंट। इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको मजीद समझाता हूं कि स्केलर फील्ड क्या होती है। ठीक है। मसलन ये मेरा रूम है, ये मेरा कमरा है। ठीक है। और ये इस कमरे का फ्लोर है, और ये इस कमरे की सीलिंग है, इसकी छत है। ठीक है। अब आप एग्जांपल ले लें यहाँ पे टेम्परेचर की। आप एग्जांपल ले लें टेम्परेचर की। तो पहले मैं ज़रा एनोटेशन बंद कर दूं आप लोगों की, क्योंकि आज फिर किसी ने यहाँ लकीर मार दी है, चेक किया है, लकीर मार के मेरे वाइट बोर्ड के ऊपर। तो मैं एग्जांपल दे रहा था टेम्परेचर की, कि फर्ज कर लें कि हमारे पास है टेम्परेचर। अब जारी बात है कि इस रूम में हर एक पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लें, ठीक है जी, इस रूम में हर एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। मसलन आप यहाँ पे थर्मामीटर रख के देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जहां मर्जी आप थर्मामीटर रखें, आपको टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो ये जो मेरे पास एक सरफेस बन गई है, ये जो मेरे पास एक प्लेन बन गया है, इसे कहते हैं स्केलर फील्ड। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड। यानी कि वो रीजन, वो इलाका जहां हर पॉइंट के ऊपर आपको किसी स्केलर की एक वैल्यू मिलती है, यूनिक वैल्यू मिलती है, इसे कहते हैं स्केलर फील्ड। और इस पूरी सरफेस को हम कहते हैं डोमेन। इस पूरी सरफेस को कहते हैं डोमेन। अच्छा, अब मैं करना क्या चाहता हूं? मैं इस जगह पे थर्मामीटर रखता हूं पोजीशन 1 पे, फिर मैं रखता हूँ पोजीशन 2 पे, पोजीशन 3 पे, और पोजीशन 4 पे, और मैं टेम्परेचर की वैल्यूज चेक करता हूँ। यहाँ मेरे पास टेम्परेचर आता है जी 25, यहाँ पे आता है 25.1, यहाँ पे आता है 25.2, और यहाँ पे आता है 25.3। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, मैं किसी और डायरेक्शन में जरा जाके देखता हूँ। ठीक है। तो मैं किसी दूसरी डायरेक्शन में अब जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, और मैं फिर
डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यूज चेक करता हूँ। तो यहाँ पे तो मुझे मिली थी कॉर्नर पे 25.1, यहाँ मिड पे मुझे मिलती है 23 कर लें चले, ठीक है। और जब मैं इस जगह पे पहुंचता हूँ, इस कॉर्नर पे यानी कि छत पे पहुंचता हूँ, तो ये वैल्यू जो है चलें, यहाँ 25 है, यहाँ पे आप 27 कर लें, और यहाँ पे जाके ये वैल्यू 30 हो जाती है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि किस डायरेक्शन में जाने से मेरा जो टेम्परेचर है, मेरा जो स्केलर है, उसकी वैल्यू में ज्यादा चेंज आ रहा है, मुझे बताएं। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आप इस तरह से जा रहे हैं तो उसमें चेंज तो आ रहा है, लेकिन वो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इसको दोबारा से, तो मैं रिकॉर्ड तो हो गई है वो, ठीक है, मैं उसको दोबारा से तो रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दोबारा वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब आपको समझ आ गया कि इस डायरेक्शन में जाने से, ये जो डायगोनल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जाने से ज्यादा रैपिड चेंज आया है, ठीक है। तो ये कहलाता है ग्रेडियंट। यानी कि आपने जब डी आर को चूज करना है, जब आपने आर को चूज करना है, तो आपने आर को उस डायरेक्शन में चूज करना है जिस डायरेक्शन में जाने से आपके स्केलर फंक्शन में सबसे ज्यादा चेंज, और ये चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि चेंज से मुराद है इंक्रीज। इसका मतलब है कि ग्रेडियंट क्या है, अब दो चीजें हैं। ग्रेडियंट क्या है? चेंज, ठीक है, और नंबर टू डायरेक्शन, ठीक है। ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड क्या है? मैक्सिमम चेंज, ठीक है। ग्रेडियंट में दो चीजें हैं, ग्रेडियंट एक वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एमसीक्यूज भी बताता चलूं कि ग्रेडियंट जो है ये खुद एक वेक्टर ऑपरेटर है। ग्रेडियंट खुद क्या है? एक वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। लेकिन इसको ऑपरेट किसके ऊपर करते हैं? इसको ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर, ठीक है। इसको ऑपरेट किसके ऊपर करते हैं? स्केलर फंक्शन के ऊपर। और ये रिजल्ट में हमें क्या देता है? ये रिजल्ट में हमें वेक्टर देता है। इस तरह के, इस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। ग्रेडियंट खुद क्या है? ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। अप्लाई किसके ऊपर होता है? स्केलर फंक्शन के ऊपर। और रिजल्ट क्या देता है? वेक्टर रिजल्ट देता है। इसका मतलब है ग्रेडियंट को आप वेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और यील्ड क्या देता है? रिजल्ट क्या देता है? रिजल्ट में ये हमें एक वेक्टर देता है। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम चेंज इन फंक्शन, या आप इसको मैक्सिमम इंक्रीज इन फंक्शन भी कह सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में जाने से हमारे फंक्शन में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है, ये उसकी डायरेक्शन है। तो ये कहानी है एक सिंपल सी, किसकी? ग्रेडियंट की, ठीक है। अब ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब इस थ्योरी को हम पढ़ सकते हैं। ये पहले वाला जो स्लाइड है इसमें थोड़ी मुश्किल थ्योरी लिखी है, ये अगली स्लाइड पे आ जाए, ये आसान थ्योरी है, ठीक है जी। अब ये पढ़ के आपको फौरन समझ आ जाएगा। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट शोज हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन। अब हाउ फास्ट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट। इन विच डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन है। हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी इंक्रीजेज मोस्ट, ठीक हो गया। ग्रेडियंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज, इसकी डायरेक्शन हमेशा वो होती है जिस डायरेक्शन में हमारा फंक्शन मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा होता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। क्लियर हो गया जी? तो मेरा ख्याल है कि आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। नीचे एक और लाइन लिखी है एंड पे, ये लाइन भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज परपेंडिकुलर टू लेवल सरफेसेस, ठीक है। अब ये लेवल सरफेसेस वाली कहानी क्या है, मैं यहाँ पे, जगह नहीं है, यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे हमारे स्केलर फंक्शन की, कोई भी स्केलर फंक्शन आप ले लें, लेट सपोज कि मैं फाई ले लेता हूँ, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर हमारे स्केलर फंक्शन की कुछ वैल्यू है। ये दूसरी सरफेस है,
ठीक है, इस पे भी हमारे स्केलर फंक्शन की कुछ वैल्यू है, लेकिन पहले वाली वैल्यू से चेंज होगी, तो इसको मैं कह देता हूं 5 + d5। ठीक है, इन सरफेसेस को कहते हैं लेवल सरफेसेस या इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमेशा इनके नॉर्मल होती है, इनके परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हो गया जी? ठीक है, अब जरा हम इसकी मैथमेटिकल जो कहानी है उसकी तरफ वापस आते हैं। ग्रेडियंट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को कहते हैं नेबुला। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं नेबुला। और ये जो ग्रेडियंट है ये बराबर होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। ठीक है, जब किसी फंक्शन का ग्रेडियंट लेना होता है तो कैसे लेते हैं? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी के। तो ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा, अब ये किन कोऑर्डिनेट्स में है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है। हमारे पास इसके अलावा अदर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, वो काम ये है कि आपने ग्रेडियंट को लिख के दिखाना है, किसमें? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और दूसरे कोऑर्डिनेट्स में। अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप सर्च कर लें नेट पे, और इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है कि अगर दो स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और आप उनका ग्रेडियंट लें तो उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो हम डेरिवेटिव लेते हुए करते हैं कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक एज इट इज प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। ठीक है, अगर हमारे पास स्केलर फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको लिखने का ये तरीका है। ये भी एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है। ये एमसीक्यूज जो तीसरा है ये बहुत रिपीट होता है। ठीक है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। इसे हम कहेंगे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसका कर्ल नहीं हो सकता, ऐसे रोटेशन नहीं होती ग्रेडियंट में। इसलिए ग्रेडियंट का आप अगर कर्ल लेंगे तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा? ये जीरो के बराबर आएगा। ग्रेडियंट ऑफ अ कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं किसी कांस्टेंट का ग्रेडियंट लूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है जी, कांस्टेंट का ग्रेडियंट जीरो आएगा। अब कुछ एमसीक्यूज यहां पे आपकी प्रैक्टिस के लिए। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, जैसे मैंने पीछे बताया, ग्रेडियंट लिया किसका जाता है? स्केलर फील्ड का। ग्रेडियंट खुद क्या होता है? वेक्टर। और हमें रिजल्ट में भी क्या देता है? वेक्टर देता है। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फंक्शन, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। उसके बाद विच आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ स्केलर फील्ड। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। इफ फाई इज कांस्टेंट देन ग्रेडियंट ऑफ फाई, अगर फाई एक कांस्टेंट है तो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी इसको लिख के देखें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी लिख के देखें। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है किसी लेक्चरर के एग्जाम में, मुझे अब याद नहीं आ रहा किस में, पीपीएससी में आया था या एफपीएससी में आया था, कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब ग्रेडियंट को आप उसके अंदर लिखते हैं तो आपको स्केल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। स्केल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो यहां पर जो स्केल फैक्टर्स हैं वो आर और साइन थीटा हैं। ठीक हो गया जी? चलें जी, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डाइवर्जेंस। जी, तो डाइवर्जेंस का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जब कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो मैथमेटिकल चीजों को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, इसमें से एमसीक्यूज निकालना भी आसान हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट समझाया है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट, और उस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है। लेट सपोज कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह करके। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक इमेजिनरी सरफेस बनाता हूं, एक इमेजिनरी सरफेस। ठीक है जी, जो इस पॉइंट चार्ज को, इस पॉइंट को इनक्लोज कर रही है। याद रखना आपने, ये सरफेस जैसे गाजियन सरफेस है उस तरह से ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि इस क्लोज सरफेस से हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा। सारी बात है कि हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ठीक है। और ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स है, यानी कि हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया सोर्स ऑफ फ्लक्स। ये पॉइंट क्या बन गया, सोर्स ऑफ फ्लक्स। तो आइंदा हम इस पॉइंट को कहेंगे सिर्फ सोर्स। इसका मतलब है कि अगर किसी जगह पर कोई सोर्स पड़ा हो तो वहां से आपको नेट आउटवर्ड फ्लक्स मिलेगा, आपको डाइवर्जेंस मिलेगी। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये कहलाता है जी डाइवर्जेंस, ये कहलाता है डाइवर्जेंस। अगर तो सोर्स पड़ा है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा, अगर तो सोर्स पड़ा है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब मैं यहां पर इसी पॉइंट के ऊपर मैं एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं, वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती हैं, वो कन्वर्ज करती हैं। ठीक है। तो अब हमें यहां से क्या मिल रहा है, हमें नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है, यानी कि नेट नेट आउटवर्ड फ्लक्स की बजाय नेट हमें इनवर्ड फ्लक्स मिल रहा है। यहां पर हमें फ्लक्स क्या है, हमें इनवर्ड फ्लक्स मिल रहा है, क्योंकि लाइंस अंदर को जा रही हैं, तो यहां पर इनवर्ड फ्लक्स है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको मैं आइंदा कहूंगा सिंक। ये क्या है, ये सिंक है, क्योंकि इस पॉइंट पर लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, तो ये सिंक है। जहां पे सिंक पड़ा होगा वहां पे डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा, जहां पे सिंक पड़ा होगा वहां पे डाइवर्जेंस नेगेटिव होगा। अब मैं एक ऐसी गाजियन सरफेस लेता हूं कि इस गाजियन सरफेस में एक पॉजिटिव चार्ज भी पड़ा है और एक नेगेटिव चार्ज भी पड़ा है। तो अब जितना मुझे इससे आउटवर्ड फ्लक्स मिलेगा उतना ही यहां से इनवर्ड फ्लक्स भी होगा। तो यहां पे अब मेरा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब यहां पे मेरा नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो डाइवर्जेंस भी जीरो है। तो अब आपको समझ आया कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से हमें जो फ्लक्स मिलता है उस फ्लक्स की, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, किसी भी पॉइंट से हमें जो फ्लक्स डेंसिटी मिलती है उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। किसी भी पॉइंट से हमें जो फ्लक्स डेंसिटी मिलती है उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। ये पॉजिटिव होती है जब सोर्स पड़ा हो, ये नेगेटिव होती है जब सिंक पड़ा हो, और डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो हमें कोई फ्लक्स, कोई नेट फ्लक्स हमें वहां से नहीं मिल रहा। ठीक है जी। तो ये है जी आपका सारे का सारा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है जी। अब यहां पर आज मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं और वो है मैक्सवेल। बड़ी मशहूर इक्वेशन है जो मुझे पूरी जिंदगी समझ नहीं आई थी। ठीक है जी, लेकिन जिस दिन मुझे डाइवर्जेंस समझ आया था उस दिन मुझे ये इक्वेशन भी समझ आ गई थी। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब इसको समझते हैं क्यों जीरो। ठीक है। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से जाती हैं साउथ पोल में। ठीक है जी। नॉर्थ पोल से जाती हैं साउथ पोल में और अगेन साउथ पोल से वापस आ जाती हैं नॉर्थ पोल में, साउथ पोल से वापस आ जाती हैं नॉर्थ पोल में। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये क्लोज लूप बनाती हैं।
अच्छा, अब मैं यहां पर मुख्तलिफ जगह पर नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इस नॉर्थ पोल को इनक्लोज कर दूं, ठीक है, यहां पर कोई इमेजिनरी सरफेस बना के फ्लक्स निकालने की कोशिश करूं, तो यहां से मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा? जितनी लाइंस इस सरफेस को छोड़ के जा रही हैं, उतनी ही लाइन सरफेस के अंदर भी आ रही हैं। मैं अगर साउथ पोल पे जाके एक इमेजिनरी सरफेस बना लूं, तो मुझे वहां पर भी नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो मिलेगा, क्योंकि जितनी लाइनें आ रही हैं उतनी छोड़ के भी जा रही हैं। अगर मैं कहीं दरमियान में कोई गाजियन सरफेस बना लूं, तो मुझे वहां पर भी नेट फ्लक्स जीरो मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर नेट फ्लक्स जीरो मिलता है। वजह क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसका डाइवर्जेंस जीरो है। इसका डाइवर्जेंस, हमें डाइवर्जेंस तब मिलेगा जब मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास मोनोपोल होगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मोनोपोल है, हमें यहां से नेट आउटवर्ड फ्लक्स मिलेगा। अगर मेरे पास सिर्फ खाली नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी मोनोपोल है, मुझे यहां से नेट इनवर्ड फ्लक्स मिलेगा। लेकिन मैं कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल उसके साउथ पोल से अलग नहीं कर सकता। अगर मैं ये कर सकता, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस भी मिल जाता। लेकिन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग आप नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा इकट्ठे ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसके फिजिकल मीनिंग्स क्या हैं? इसके फिजिकल मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड के मोनोपोल्स नहीं होते। लेकिन ये कहानी मुझे पूरी जिंदगी समझ नहीं आई थी, तब समझ आई थी जब मैंने पढ़ाना खुद शुरू किया था। तो उम्मीद है कि आज आपको भी ये इक्वेशन की कहानी, इसके अंदर की कहानी, इसके पीछे की कहानी समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। सो ये है जी कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो क्यों होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो क्यों नहीं होता। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको दे देता हूं। वो ये है कि किसी भी फील्ड का जब डाइवर्जेंस जीरो होता है, उसे कहते हैं सोलिनॉइडल फील्ड। उसे कहते हैं सोलिनॉइडल फील्ड। ठीक है जी। ये एमसीक्यूज आपको दे रहा हूं यहां से। जिस फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होता है, उसे कहते हैं सोलिनॉइडल फील्ड। सोलिनॉइडल फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो क्लोज लूप्स बनाता है, ठीक है। अब ये कहानी समझ आ गई, अब इसको पढ़ लें, ठीक है, चाहे ना पढ़ें, ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। इसके फिजिकल मीनिंग मैंने बिल्कुल बच्चों वाले लिख दिए हैं। डाइवर्जेंस मेजर्स हाउ मच स्टफ इज इमर्जिंग। कोई चीज कितनी बाहर आ रही है या डिसअपियरिंग, अंदर जा रही है, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। इट इज अ डेंसिटी ऑफ सोर्स और सिंक। बता दिया पॉजिटिव का मतलब, बता दिया नेगेटिव का मतलब, बता दिया जीरो का मतलब। अब इसकी मैथमेटिकल कहानी के ऊपर आ जाएं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक और एमसीक्यूज दे देता हूं। डाइवर्जेंस खुद क्या होता है? स्केलर। डाइवर्जेंस का रिजल्ट क्या है? डाइवर्जेंस का रिजल्ट है स्केलर, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा। डाइवर्जेंस का रिजल्ट है स्केलर, लेकिन ये लिया किसका जाता है? ये वेक्टर फील्ड का या वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है। याद रखें, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट स्केलर होता है। डाइवर्जेंस हमेशा, सॉरी, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का या स्केलर फंक्शन का लिया जाता है, लेकिन वो रिजल्ट हमें क्या देता है? वो रिजल्ट हमें वेक्टर देता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखें, डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट एफ, यानी कि डाइवर्जेंस में ये डेल हमारा ऑपरेटर है, नेबुला, और एफ हमारा फंक्शन है। तो डेल आपको पता है किसके बराबर होता है? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, ठीक है। और डॉट में आगे फंक्शन लिख दें, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के, और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा पार्शियल एफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल एफ जी ओवर पार्शियल जी। तो ये देखें, ये स्केलर है, कोई भी यहां पर आपको यूनिट वेक्टर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटी है डाइवर्जेंस
डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू लेप्लाशियन, लेप्लाशियन या लेप्लाशियन जो भी आप कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू लेप्लाशियन। ठीक है, एमसीक्यूज बन सकता है। डाइवर्जेंस लें आप ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस लें आप ग्रेडियंट का। ठीक है, ये देखें जी, ये ग्रेडियंट है, इसका मैंने डाइवर्जेंस लिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, ये जो डेल स्क्वायर फाई है इसे हम लेप्लाशियन कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ठीक है जी, इज ऑलवेज जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है जी, ये चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। आगे आ गया जी, वाई डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो, इसको हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर सोलिनॉइडल एंड इररोटेशनल फील्ड का जिक्र है, तो सोलिनॉइडल फील्ड तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई भी ऐसी फील्ड जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो उसे कहते हैं सोलिनॉइडल फील्ड। अभी इररोटेशनल फील्ड के बारे में हमने पढ़ना है, क्योंकि अभी हमने कर्ल नहीं पढ़ा। पहले मैं आपको कर्ल पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो है वो ये पढ़ाऊंगा। कुछ मजीद एमसीक्यूज आ गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्या होता है? स्केलर होता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा जीरो होता है। ठीक है जी, डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो इसका मतलब है फील्ड क्या है? सोलिनॉइडल है। नॉन जीरो डाइवर्जेंस इनसाइड अ क्लोज सरफेस, अगर इनसाइड है तो वहां पे कोई सिंक है। ठीक है, अच्छा जी, पीछे चलते हैं और कर्ल को पढ़ते हैं। जी, तो अब आपका प्यारा कर्ल आ चुका है। अभी मैं आपको कर्ल को इस डायग्राम में समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जैसे मैं आपको ग्रेडियंट समझा सका, जैसे मैं आपको डाइवर्जेंस समझा सका, उम्मीद है कि ये भी समझा सकूंगा। कर्ल क्या है? कर्ल है जी रोटेशन, रोटेशन। अच्छा, अब रोटेशन दो तरह की होती है, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक जगह पे, यहाँ पे चलें, यहाँ पे बना लेता हूँ जी, ये एक टब है और इस टब के अंदर पानी है, पूरे का पूरा पानी रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, यहां पर मैं एक छोटी सी बोट रख देता हूँ, बोट, बोट। ठीक है, ये बोट भी अब पानी के साथ साथ रोटेट करेगी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी है जी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा तो वो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ठीक है, अच्छा, ये रोटेशन हो रही है और बोट भी पानी के साथ साथ रोटेट कर रही है। ये कर्ल नहीं है, गौर से सुनिएगा, ये कर्ल नहीं है। अच्छा, फिर कर्ल क्या है? कर्ल ये है कि ये पानी का टप पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पानी का टप पड़ा हुआ है और इस पानी के टप में पानी है। ये पानी के ड्रॉप्स बना लेता हूं मैं जी, पानी के ड्रॉप्स बन गए जी, ये पानी के ड्रॉप्स बन गए जी, ये पानी के ड्रॉप्स बन गए जी, पानी के ड्रॉप्स बन गए। अब मैं यहां पर उसी बोर्ड को रख देता हूं और उस बोर्ड का नाम रख देता हूं ए, ये बोर्ड है। अच्छा, अब ये बोर्ड कहीं भी आगे पीछे नहीं जा रही, बल्कि इसी जगह पे पड़ी घूमी जा रही है, इसी जगह पे पड़ी हुई घूमी जा रही है। अब ये क्यों घूम रही है? ठीक है, ये इसलिए घूम रही है कि इसको घुमाने के लिए मैं इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल भी आपको दे सकता हूँ। मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही है, मैं वो एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल है और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। और आपको, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, मैं आपको सब्जेक्ट सिखाऊं। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उन्होंने आपका सेशन ज्वाइन करने से पहले कुछ और सेशन ज्वाइन कर लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, लोग इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब है कि इनको एमसीक्यूज दे दो, इनको नोट्स दे दो और कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दो, अच्छा यार ये पढ़ लेना। नहीं, हम तो ऑनलाइन पढ़ाई इसको समझते हैं जो हम कर रहे हैं।
और फीस हम इतनी रखते हैं, आप यकीन करेंगे, आप शायद ये मजाक समझे, ये 25th सेशन हमारा चल रहा है। ठीक है। क्या आपको लगता है कि मुझे अभी भी लेक्चर से पहले पढ़ने की जरूरत है? लगता है आपको? ठीक है, लगता होगा नहीं है, क्योंकि 24 सेशन पढ़ा चुके हैं, इतने सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, टॉप कर चुके हैं, तो फिर क्या जरूरत है पढ़ने की? ठीक है, नहीं। हमारा हर सेशन पिछले सेशन से इम्प्रूव्ड होता है। हम हर सेशन में पिछले सेशन से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। आप यकीन करें कि अभी भी 2 से 3 घंटे मैं पढ़ता हूँ, 2 से 3 घंटे पढ़ता हूँ। हालांकि पिछली एग्जाम्पल्स मुझे ज्यादा पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूव करते हैं हम 2 से 3 घंटे। और लेक्चर से 1 घंटा पहले तैयारी करके बैठे होते हैं कि यार अच्छा अब टाइम हो, अब टाइम हो, हैंड फ्री लगा के कानों में। और यानी कि ये आसान नहीं है। और किसी को अगर लगता है कि अच्छा ये तो इस तरह बड़े पैसे कमा लेते होंगे, यकीन करें जितनी हम मेहनत करते हैं ये शायद उसका कुछ हिस्सा भी नहीं होगा। ठीक है, इससे कई गुना ज्यादा मैं सिर्फ अपनी बुक की रॉयल्टी से कमा लेता हूँ, और कुछ भी नहीं करता मैं, बुक खुद ही बिक जाती है। ठीक है। तो अच्छा जी। अह, चलें जी, बातों बातों में हम कहीं और निकल गए, तो मैं एग्जाम्पल फिर गलत कर गया। चले, वापस आ गया हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे एक नहर बनाते हैं हम, नहर। ये नहर है जी। भूल जाते हैं ना बुरा कहना, लोग पुतले खता के होते हैं जी। फैज अहमद फैज साहब फरमाते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने बनाए हैं ये पानी के ड्रॉप्स हैं नहर में, और हर एक ड्रॉप की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। अच्छा, सॉरी, एजिस पे वेलोसिटी कम होती है, और जो ही आप मिड में आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी। ये वेलोसिटी बना रहा हूं मैं, वेलोसिटी किसकी? पानी के ड्रॉप्स की। ठीक है। तो चलें, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि सिमिट्री हो जाए, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। अब सिमेट्री हो गई। ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी है इस ड्रॉप की, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर कोई लकड़ी का छोटा सा पीस रख देता हूं, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रख देता हूं। ठीक है। अब इस लकड़ी के टुकड़े की इस साइड पर जो पानी का ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी ये है, और जो दूसरी साइड पे है उसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है। मुझे बताएं क्या होगा? ये जो डिफरेंस है इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में, इस डिफरेंस की वजह से ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये घूमना शुरू कर देगा इस तरह करके। इसे कहते हैं कर्ल। इसका मतलब है जो कर्ल है वो माइक्रो रोटेशंस को कहते हैं, मैक्रो रोटेशंस को नहीं। मैक्रो रोटेशंस को नहीं कहते। ठीक है। कर्ल कहते हैं माइक्रो रोटेशंस को। यानी कि किसी भी वेक्टर फील्ड के अंदर उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनके मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से वहां पर जो रोटेशन पैदा होती है उस माइक्रो रोटेशन को कर्ल कहते हैं। जो ओवरऑल रोटेशन होती है उसको कर्ल नहीं कहते। समझ आ गया कि नहीं आया, मुझे बताइए। मेरे जहन में सबसे आसान एग्जांपल यही थी, मुझे बताएं। समझ आया? आ गया, आ गया। ठीक है, गुड। तो कर्ल क्या है? किसी भी वेक्टर फील्ड का, मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं पानी की। पानी घूम रहा है, पानी घूम रहा है गोल गोल, पानी घूम रहा है गोल गोल, ये रोटेशन नहीं है। पानी के अंदर जो उसके ड्रॉप्स हैं उनकी जो इंडिविजुअल रोटेशंस है, वो जो छोटी छोटी रोटेशंस हैं, उसको कर्ल बोलते हैं। ठीक है। अब समझ आया कि नहीं? जी, अब बताइए, अब समझ आया कि नहीं? ओके, समझ आ गया। ठीक है। चलें, चलें, गुड हो गया। अब जरा मुश्किल चीजों की तरफ चलते हैं, इसकी कहानी। ठीक है। एमसीक्यूज आपको दे दूं यहां से। कर्ल
हमेशा वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है। कर्ल हमेशा वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है। और कर्ल खुद भी क्या है, ये खुद भी वेक्टर है। ये लिया भी किसका जाता है, ये वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है, और ये खुद भी वेक्टर है। ठीक है जी। इन वेक्टर कैलकुलस द कर्ल इज अ वेक्टर ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब द इन्फेंटिजिमल रोटेशन। ये इन्फेंटिजिमल रोटेशन आपको कभी समझ नहीं आना था, अब आपको समझ आ गया होगा कि वो जो छोटी छोटी रोटेशन हैं वो क्या है, वो कर्ल है। At every point in that field, the curl of that point is represented by a vector. कर्ल क्या होता है, एक पॉइंट का होता है। ठीक है, और इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस वेक्टर की लेंथ भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इस वेक्टर की जो लेंथ है वो कर्ल का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, इन सब की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो कर्ल की डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये कर्ल को लिखने का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है जी। यहां से अब कुछ और एमसीक्यूज आते हैं। अगर किसी फंक्शन का कर्ल जीरो है, अगर किसी फील्ड का कर्ल जीरो है, उसे कहते हैं इररोटेशनल फील्ड। यहां पर एक और आपको एमसीक्यूज दे देता हूं। जितनी भी कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स होती हैं, कॉन्जर्वेटिव फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तमाम कंजर्वेटिव फील्ड्स का कर्ल जीरो होता है। कर्ल इज ऑलवेज जीरो। कौन, इसका मतलब है कि अगर किसी फील्ड का कर्ल जीरो है तो वो फील्ड कंजर्वेटिव होगी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है जी समरा, आप क्यों बार बार हमारी व्हाइट बोर्ड के ऊपर लाइनें मार रही हैं। मैं दोबारा से एनोटेशन बंद करना भूल गया हूं। चले मैं दोबारा से बंद कर देता हूं। ठीक है जी। अच्छा जी, कर्ल मैं बता रहा था, इस तरह जब दरमियान में आप डिस्टर्ब करते हैं ना तो फिर वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, ना किया करें। कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, डोमेन्स शुड बी कनेक्टेड। डोमेन्स शुड बी कनेक्टेड। अच्छा, अब ये समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, डोमेन्स शुड बी कनेक्टेड। पीछे मैंने आपको समझाया था ना कि फील्ड क्या होता है, एक रीजन, जिस रीजन में हर पॉइंट के ऊपर आपको उस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिले, उस रीजन को कहते हैं फील्ड। ठीक है, तो ये एक फील्ड बनाई है मैंने आपके सामने। ठीक है। अच्छा, इस फील्ड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पे वो फंक्शन हमें जीरो वैल्यू दे। अगर वो फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसअपीयर्ड है, गायब है वहां से, तो इसे कहते हैं कि ये एक होल है। ये एक होल है, यानी कि आपकी जो फील्ड है उसमें होल नहीं होने चाहिए, आपकी डोमेन्स कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर डोमेन्स कनेक्टेड होंगी तो आपकी कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल हमेशा जीरो आएगा। उसके बाद पीछे हमने पढ़ा कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी हमेशा, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है। कर्ल फ्री फील्ड इज कंजर्वेटिव इन सिंपली कनेक्टेड रीजन, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आ गए हैं जी, आपको समझाते हैं जी। चले मैं इसको मिटा दूं ताकि ये आपको डिस्टॉर्ट ना करे। ठीक है जी। कुछ एमसीक्यूज आपको समझाता हूँ जी। द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल हमेशा वेक्टर होता है, ये खुद भी वेक्टर है, इसका रिजल्ट भी वेक्टर है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ये भी हमने पढ़ा, जीरो होता है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सिंपल एमसीक्यूज हैं जी। ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एमसीक्यूज थोड़ा सा अच्छे लेवल का एमसीक्यूज आ गया है, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। ये है, विच थ्योरम प्राइमरीली यूज द कर्ल ऑपरेटर। कौन सा थ्योरम जो कर्ल ऑपरेटर को यूज करता है, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है। अच्छा, स्टोक थ्योरम जो है ना, ये मजे की बात है कि स्टोक थ्योरम ग्रीन थ्योरम की ही एक शक्ल है। ये मैं अब कंफर्म, शायद ये गाजेस थ्योरम है इसकी एक शक्ल, या स्टोक थ्योरम, इसको कंफर्म कीजिएगा। ये एक अच्छा एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है। चलें जी, अब हम आ गए हैं जी, सोलिनॉइडल फील्ड का भी पता चल गया आपको। और उसके साथ साथ सोलिनॉइडल फील्ड के साथ साथ आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इररोटेशनल फील्ड का भी पता चल गया होगा। और इररोटेशनल फील्ड जो है
जिसका कर्ल जीरो होता है, मैंने आपको बताया कि वो कंजर्वेटिव भी होती है अगर उसकी डोमेन्स जो हैं वो कनेक्टेड हों। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी बातें एमसीक्यूज में ये बड़ी काम आती। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को गैर अहम ना समझा करें, क्योंकि जिस बंदे ने पेपर बनाना है ना, उसने हमसे पूछ के नहीं बनाना। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को गैर अहम मत समझें। ठीक है, अभी ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ गाजिस थ्योरम। यहाँ पे बहुत मुश्किल चीज़ें लिखी हैं, मैं ज़रा आपको आसान वे में समझाता हूँ कि गाजिस डाइवर्जेंस थ्योरम के सिर्फ एक लाइन में समझाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला ये आपको समझ आ जाएगा, और इसके एमसीक्यूज भी आपको बताऊंगा। ये है जी सरफेस इंटेग्रल, ये है सरफेस इंटेग्रल। ठीक है, और इस तरफ है वॉल्यूम इंटेग्रल। यकीन करें, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे 2 मिनट देते हैं, पानी पी लूं, प्यास लग गई। चलें, ओके ओके, मैं अगेन इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, और मैं नहीं चाहता कि इसका कोई भी पार्ट मिस हो रिकॉर्डिंग का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं। तो आई होप कि मिस नहीं हुआ। ठीक है, सो यहाँ से दोबारा लिखते हैं हम ये जो भी हमने लिखा है। चलें, इसको लिखा रहने दें, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कैसे हुई है? डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। चलें, दोबारा से इस कहानी को पढ़ते हैं। ये है इंटेग्रल ए डॉट डी एस, और यहां पे है सरफेस, इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ वॉल्यूम, और यहां पे है डेल डॉट ए। ठीक है, और साथ में डीवी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ए है, आप इस ए को मान लीजिए, मेरी वॉइस नहीं आ रही? मैं सही बोल रहा हूँ? वॉइस नहीं आ रही मेरी? ओके ओके ओके, वॉइस आ रही है, ओके ओके, इट्स ये क्लियर है। ठीक है, सो अभी आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें, मैं इंशाल्लाह आपका काम खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ए डॉट डी एस, मैं लेफ्ट हैंड साइड को समझने की ट्राई करता हूं पहले कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। ए समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई वेक्टर फील्ड है, डॉट डी ए। अब ये जो ई डॉट डी ए है, ये है फ्लक्स, और ये फ्लक्स कहां से आ रहा है? थ्रू सम सरफेस, और वो सरफेस हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है कि भाई ये आ रहा है फ्लक्स एक सरफेस से। अब समझते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे डाइवर्जेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब मैंने ए को समझ लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई वेक्टर फील्ड है। राइट हैंड साइड पे मुझे मिल रहा है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कहां से? एक वॉल्यूम से। तो यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट सोर्स पड़ा है, कोई चार्ज पड़ा है। ठीक है, ये एक वॉल्यूम है। ठीक है, इसका मतलब है, अब जरा समझिएगा, कहानी यहां पे खत्म हो जानी है। यहां इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी सोर्सेज पड़े हैं, उन सब सोर्सेज को अगर सम कर लिया जाए तो उन ये सब्सक्राइब्ड, ये सब्सक्राइब्ड जूम है। यानी कि ये फ्री वाला जूम नहीं है, इस पे चाहे आप 3 घंटे की क्लास ले लें तो ये क्लास खत्म नहीं होती। ये जो डिस्टरबेंस हो रही है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रही है। हालांकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी बेहतरीन है, और दो कनेक्शन हम एक बैकअप पे कनेक्शन रखा होता है। ठीक है, ताकि अगर दरमियान में डिस्टरबेंस भी हो जाए तो दूसरा कनेक्शन हम यूज करें, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हो रहा है। इसको मैं चेक करता हूँ क्लास के बाद, बस हम करीब पहुंच गए। तो राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड ये है कि भाई आपके पास एक वॉल्यूम है, वहां पे कुछ पॉइंट सोर्सेज पड़े हैं, उन सब का फ्लक्स अगर आप जमा कर लें उस वॉल्यूम से,
तो वो आपको सरफेस के ऊपर मिलेगा। ये है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यहां से इक्वेशन आपको समझ आ गई, इक्वेशन की कहानी आपको समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन की कहानी यहाँ पर आपको समझ आ गई। अब मैं आपको यहाँ से एक एमसीक्यूज दे देता हूँ। एमसीक्यूज यहाँ से जो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी लेक्चरर के एग्जाम में, वो ये आया है कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये क्या करता है, ये सरफेस इंटेग्रल को, ये सरफेस इंटेग्रल को कन्वर्ट करता है, सॉरी, ये वॉल्यूम इंटेग्रल को ये कन्वर्ट करता है सरफेस इंटेग्रल में। यहां से ये एमसीक्यूज आता है। दूसरा एमसीक्यूज आपको दे देता हूं, ठीक है जी, दूसरा एमसीक्यूज भी आपको दे देता हूं। दूसरा एमसीक्यूज जो यहां से पूछा जाता है, ठीक है जी, दूसरा एमसीक्यूज आपको दे देता हूं। जो यहां से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है इसके अंदर हमें क्लोज्ड सरफेस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? क्लोज्ड सरफेस चाहिए होती है। ठीक है जी। सो ये था हमारा गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसकी सिंपल कहानी भी मैंने लिख दी है ये मीनिंग्स की हेडिंग के साथ। फ्लक्स आउट ऑफ अ सरफेस इक्वल सम ऑफ सोर्सेज इनसाइड। ठीक है, कंडीशन क्या है? सरफेस मस्ट बी क्लोज और फील्ड डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। चलें जी, तो आखिरी बचा है जी हमारे पास स्टोक्स थ्योरम। तो पहले मैं आपको स्टोक्स थ्योरम समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मेरे पास यहां पर एक सरफेस है और उस सरफेस के अंदर मेरे पास छोटे छोटे इंटेग्रल कर्ल हैं, मेरे पास माइक्रो कर्ल्स हैं, मेरे पास छोटी छोटी रोटेशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इन सारी रोटेशंस को अगर सम कर लिया जाए, अगर इनको इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो ये सारी जो इंडिविजुअल और छोटी छोटी रोटेशंस हैं ये इस सरफेस की बाउंड्री पे एक नेट रोटेशन प्रोड्यूस कर देती हैं। इसे कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये कभी भी समझ नहीं आएगा। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए राउंड एनी क्लोज कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्ला फ्ला फ्ला। लेकिन मैंने आपको सिंपल करके समझा दिया कि किसी भी सरफेस के अंदर जो माइक्रो रोटेशंस होती हैं, जो छोटे छोटे कर्ल्स होते हैं, वो कर्ल सारे जमा होके उसकी बाउंड्री पे एक नेट रोटेशन देते हैं। ये है जी स्टोक्स थ्योरम। इसके मीनिंग्स पढ़ लें। सर्कुलेशन अराउंड बाउंड्री इक्वल्स टू टोटल रोटेशन विद इन द सरफेस। ठीक है, या एक और भी मतलब है, रोटेशन इनसाइड अ सरफेस प्रोड्यूस अ रोटेशन अलोंग इट्स बाउंड्री। ठीक है, अच्छा यहां पर एमसीक्यूज क्या है? स्टोक्स थ्योरम जो है ये, इसमें ओपन सर, क्योंकि आप यहाँ पे कर्व लेते हो सी, ये जो कर्व है ये कर्व एक ओपन सरफेस है। ये कर्व क्या है? एक ओपन सरफेस है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखते हैं और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। उस मैथमेटिकल फॉर्म जैसे हमने पीछे समझा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेता हूँ। ठीक है जी, ई डॉट डी आर। ठीक है, और इज इक्वल टू, ठीक है जी, यहाँ पर मेरे पास है डेल क्रॉस ए, ठीक है, और डी एस। ठीक है जी, ये सरफेस इंटेग्रल है और ये लाइन इंटेग्रल, क्योंकि यहाँ पे डी आर आ रहा है तो डी आर का मतलब है ये लाइन इंटेग्रल है। ठीक है, और दूसरी तरफ सरफेस इंटेग्रल है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये देखें, सरफेस के अंदर, ये सरफेस के अंदर जितने भी कर्ल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उन सारे कर्ल्स को अगर इंटीग्रेट किया जाए, जमा किया जाए, तो वो सारे मिलकर उस सरफेस की बाउंड्री पे हमें एक रोटेशन देते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है? ये है रोटेशन अलोंग द बाउंड्री। लाइन इंटेग्रल है ना, तो लाइन इंटेग्रल इस तरह का होता है। तो ये लाइन इंटेग्रल है, ये रोटेशन अलोंग द बाउंड्री है। और ये चीज क्या है? ये सारी रोटेशंस हैं इनसाइड, नेट रोटेशंस इनसाइड। तो ये है आपका स्टोक्स थ्योरम। ठीक है जी, और स्टोक्स थ्योरम से मैं आपको एमसीक्यूज दे देता हूं। स्टोक्स थ्योरम कहता है कि ये इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सरफेस इंटेग्रल को कन्वर्ट कर देता है लाइन इंटेग्रल में, और इट रिक्वायर्स ओपन सरफेस। ये एमसीक्यूज है यहाँ से। उसके बाद ये कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी दे दिए हैं, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है।